आज हम पढ़ेंगे बहुपद। अपना जो तीसरा चैप्टर बहुपद में क्या है, अपन ने कक्षा 9 में पढ़ा है कि उसका गुणांक ज्ञात करना, या फिर अपन ने ये पढ़ा है कि भाई ये कितने चर का बहुपद है, घात पढ़ी है उसकी भी कितने घात का बहुपद है। कक्षा 8 में हमने पढ़ा था कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुपद का मतलब क्या होता है कि वह रैखिक समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। जैसे अपन बात करें x प्लस 2, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की घात 3 जेड पी। ये सब अपन ने पढ़ा है कि भाई ये कितने पदों का बहुपद हो गया, दो पद है। इसमें एक तो क्या है x है और एक क्या है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विपद। x y z इसमें कितने पद है, 3। ये क्या कहलाएगा, त्रिपद। इसमें कितने पद है, 3 पद है। ये भी क्या कहलाएगा, इसमें कितने पद है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद। ये तो इसको पहचानने का तरीका हो गया। हम इसकी बात करें, इसमें कितने चर हैं, चर क्या है यहाँ पर, x ही तो है। x तो चर हो गया और दो क्या है यहाँ पे, बीजीय व्यंजकों के अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसको अपन क्या मान लेते हैं, चर मान लेते हैं। और गणितीय जो अंक गणितीय जो अक्षर होते हैं उनको अपन क्या मान लेते हैं, अक्षर मान लेते हैं। अगर दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो फिर उसका थोड़ा अलग अर्थ निकलता है। अपने को भी ये देखना है कि भाई ये चर है और ये क्या है, अचर। इसमें कितने चर है, 3 हो गए। x y z कितने चर है, इसमें कितने चर है, 1। ओनली x 2 बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। लेकिन x है तो अपने आप में एक ही, x अपने आप में एक ही है, तो यहाँ पर कितने चर हो जाएंगे, 1। x y z p इसमें कितने चर हो गए। अपन इनके घातों के बारे में बात करें तो घात देखें तो इसकी घात कितनी है, 1। तो ये एक घात का बहुपद है। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये भी एक घात का बहुपद कहलाएगा। इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2। अपने को ज्यादा से ज्यादा घात देखनी है, तो अधिकतम घात कितनी आ रही है यहाँ पे, 2। तो ये 2 घात का बहुपद हो गया। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो ये कितने घात का बहुपद हो गया। ये पढ़ा अपन ने कक्षा 9 में। गुणांक पढ़े इनके कि भाई x का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि x स्क्वायर का गुणांक, कि x स्क्वायर कितने से गुणा हो रहा है, x स्क्वायर कितने से गुणा हो रहा है, 2 से। तुरंत पता लग जाएगा देखते ही, x स्क्वायर गुणांक हुआ 2। x का गुणांक, x का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस के, और अचर पद कितना हो गया, अचर पद हो गया अपना। तो ध्यान रख सकते हैं अपने को, जैसे इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे प्रश्नों को सरल करेंगे तो पूछा जाएगा बताओ x का गुणांक कितना है, x स्क्वायर गुणांक कितना है, अचर पद कितना है, तो देख करके बता सकते हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब अपन प्रश्न पर आते हैं अपने कि यहाँ पर अपना प्रश्न क्या है। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे द्विघात बहुपद।
क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को अपन बोलेंगे द्विघात रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक का मतलब ये समझते हो ना कि रैखिक से तो रेखा बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, सीधी स्ट्रेट लाइन, इसको अपन रेखा ही तो बोलते हैं। दोनों साइड में बढ़ेगी तो ये रेखा ही है, एक साइड में बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? किरण हो जाएगी। और मान लीजिए निश्चित कर दी गई तो एक ही लाइन से कितने अर्थ निकल। अगर दोनों साइड में बढ़े तो अपन उसको क्या बोलेंगे? रेखा। एक साइड में बढ़े तो, और निश्चित कर दिया जाए कि भाई ये लाइन यहाँ से और यहाँ तक है तो इसको क्या कहा जाएगा? रेखाखंड कहा जाएगा। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि भाई उस समीकरण से बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए, ये हुआ ना। और सीधी लाइन सिर्फ एक घात के बहुपद से ही आ सकती है। तो रैखिक समीकरण क्या हुई? x+2 रैखिक समीकरण। या अपन ये कह सकते हैं 2x+3y, ये भी क्या है? रैखिक समीकरण। तो इनको अपन रैखिक समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। अब द्विघात रैखिक समीकरण, मैंने क्या बोल दिया? द्विघात, इसका मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। द्विघात रैखिक समीकरण, और इसको अपन बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब द्विघात रैखिक समीकरण में क्या क्या है? जैसे मैं इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपनी द्विघात रैखिक समीकरण या द्विघात बहुपद। तो गुणांक बता सकते हैं इसके। x² गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना है? और अचरपद कितना है? अब यहां से इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो होती है शुद्ध और एक होती है विशुद्ध। एक तो होती है शुद्ध रैखिक समीकरण और एक होती है विशुद्ध रैखिक समीकरण। शुद्ध द्विघात रैखिक समीकरण क्या हो जाएगी? ax² प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx बराबर 0। द्विघात रैखिक समीकरण बोल सकते हैं इनको। अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2। ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी आए? 2, वो द्विघात रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ गए? ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, वो क्या कहलाएगा? द्विघात रैखिक समीकरण। अब ये शुद्ध कैसे हुआ और ये विशुद्ध कैसे हुआ? इसको शुद्ध इसलिए कहा गया है कि भाई इसमें चर पद भी है और अचर पद भी है। चर तो यहाँ पर x और अचर पद क्या है? c। यहाँ पर देखिए सिर्फ चर पद ही आ रहा है, अचर पद आ रहा है क्या? इसलिए इसको विशुद्ध कह दिया गया और इसको क्या कह दिया गया? ध्यान रहेगा। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन अपने को जानकारी होनी चाहिए द्विघात समीकरण के बारे में, कैसे रैखिक द्विघात समीकरण होती है और वो दो प्रकार की किस प्रकार से होती है। तो ध्यान रहे, अगर चर और अचर दोनों साथ में है तो वो क्या कहलाएगी? शुद्ध द्विघात रैखिक समीकरण। और अगर मान लीजिए सिर्फ चर ही आ रहा है उसके अंदर तो वो रहेगी फिर विशुद्ध द्विघात रैखिक समीकरण। इसका व्यापक रूप आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए एक नंबर का छोटा सा प्रश्न दे दिया गया और कह दिया गया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, लिखो, तो ये इसका क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा। ध्यान रह जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अपन सबसे पहले टॉपिक डाल लेंगे द्विघात रैखिक समीकरण या द्विघात बहुपद। द्विघात रैखिक समीकरण या द्विघात
बहुपद। परिभाषा में लिखेंगे वह बहुपद या समीकरण, क्या लिखा, वह बहुपद या समीकरण जिसमें अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात रैखिक समीकरण या द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। नीचे लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये उतार दीजिए सकस। उतार दिया। अब देखो द्विघात समीकरण को अपन ने कक्षा 8 में भी सरल किया, 9 में भी सरल किया। गुणनखंड पढ़े थे टुकड़े करके, यहाँ पर भी वही गुणनखंड काम आएंगे ज्यादातर। इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ गुणनखंड करने हैं और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। 16वां प्रश्न आएगा अपने जो बोर्ड में, अपने जो एग्जाम में, मेन एग्जाम होगा उसमें इसे तीसरी प्रश्नावली से पूछा जाता है और एक प्रश्न आता है 3 नंबर का। तो वो प्रश्न किस प्रकार से आएगा, आपको ये द्विघात समीकरण दे दिया गया, कहेगा द्विघात बहुपद के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण दिया जाएगा उसके आप गुणनखंड करोगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद उसके 2 आंसर आएंगे, 2 मान आएंगे, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मूल। क्या बोल सकते हैं, मूल बोल सकते हैं। इस समीकरण के 2 मूल, इस बहुपद के 2 मूल क्या होंगे। तो माना कि अपन ने इसको सरल किया, सरल करने के बाद इसके जो गुणनखंड या जो मूल हैं वो तो हमारे पास आ गए x बराबर, एक तो आ गया अल्फा और एक आ गया x बराबर बीटा। ये 2 मूल ले लिया। अब इस प्रश्न में गुणनखंड करने के बाद आगे करना क्या है, 2 कंडीशन आपको लगानी है। एक तो होगा मूलों का गुणनफल, एक होगा मूलों का योगफल। यानी कि एक बार तो दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, और एक बार दोनों को क्या करना है, जोड़ना। बस ये 2 कंडीशन लगानी है, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों कंडीशनों में जब हम इसके गुणांकों से संबंध निकालेंगे तो बराबर आएगा। अब संबंध क्या होगा इनका, पहली कंडीशन तो मैंने बताई कि मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। समझ गए।
सूत्र आपको याद रखना है, कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ। मूलों का योग क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी अपनी जो कंडीशन होगी, अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मूलों का योग को मूलों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का चिन्ह है। एक्स का गुणांक बताओ मेरे को कितना है? एक्स का गुणांक कितना है? बी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। आप ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को, या फिर अपन ये सीधा लिखकर तो कर ही सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है मूलों का गुणनफल। मूलों का और मूलों का गुणनफल क्या होगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पर योग, यहाँ पर क्या आ गया? गुणनफल। यहाँ पर x का गुणांक था, यहाँ पर क्या आ गया? चिन्ह का ध्यान रखना, मूलों के योग में माइनस आएगा, इसमें माइनस है। अपन इसका फॉर्मूला बनाए तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? दोनों को आपस में गुणा, और दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बताओ क्या है? C। और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? A। तो अपने पास ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूलाओं को अपन इसमें अप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अपन चेक करेंगे, जो भी दो आंसर आएंगे उनको जोड़ेंगे, यहाँ पर b का मान रखेंगे, यहाँ पर a का मान रखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो हमारे संबंधों की सत्यता की जांच कंप्लीट होगी। अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो सवाल का बराबर होना गलत हो रहा है। ये बराबर आएंगे, आप सरल करोगे तब। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों को गुणा करोगे, c का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, तो ये भी दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो अब एक बार इसको और नोट कर लें। अब देखो, अब हम कुछ सवालों को करते हैं, कुछ समीकरण लेते हैं और कैसे संबंधों की जांच आती है तो अपन यहाँ पर चेक कर रहे हैं। पहले मैं खुद ही कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। और अपन कहते हैं कि इसके मूल ज्ञात करो तथा गुणांकों और मूलों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले अपने को इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। गुणनखंड निकालने के लिए अगर आपको गुणनखंड विधि आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको एक द्विघाती सूत्र बताऊंगा मैं, उस द्विघाती सूत्र में मान रखेंगे और उसको सरल करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे
अगर गुणनखंड करें तो बताओ क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा। देखो गुणनखंड कैसे निकालें। सबसे पहले गुणनखंड निकालते समय एक चीज का ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने पास कितने हैं, यहाँ पर एक। उस एक्स स्क्वायर गुणांक को लास्ट में अचर पद कितना दे रखा है 6, उससे अलग से गुणा कर ले, कितना आया। इससे पहले साइन किसका है, प्लस का, प्लस का साइन है। और एक्स का गुणांक कितना है 5। ये सब चीजें अपन अलग से पेज पर नोट कर लेंगे। इसका मतलब ये जो संख्या आई वो गुणा करने पर आई, और ये जो संख्या आई वो किस पर आई, जोड़ने पर। तो अपने को दो ऐसी संख्या सोचनी है, गुणा करने पर तो कितना आ जाए 6, और जोड़ने पर कितना आ जाए 5। तो कौन कौन सी ऐसी दो संख्या हो जाएंगी, कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 और 1। तो हमारे पास दो टुकड़े हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर। अभी आप ये कहोगे कि सर बड़ी संख्या को इधर लिखो, छोटी संख्या को इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी लिखो, चिन्ह का ध्यान रखना, ठीक है। माइनस चिन्ह आ जाए तो कैसे करें, माइनस चिन्ह आए तो कैसे करें, और प्लस चिन्ह आए तो कैसे करें। अपन को ध्यान रहे यहाँ पर जो चिन्ह होगा ना उस संख्या को बड़ी लेनी है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस का चिन्ह और यहाँ पर आ गया प्लस का चिन्ह, तो ध्यान रहे आप कौन सी संख्या को बड़ी लेंगे, प्लस वाली संख्या, क्योंकि हमारे पास जो है संख्या बचेगी वो कैसी आनी चाहिए, प्लस की आनी चाहिए। और प्लस की संख्या कब आएगी, जब माइनस की संख्या कैसी होगी, छोटी। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो प्लस की बचेगी। यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, तो इस बार कौन सी संख्या को बड़ी लेंगे, माइनस वाली संख्या को बड़ी लेंगे। कौन सी संख्या को बड़ी लेंगे, तो वो जैसे जैसे सवाल आगे आएंगे वैसे वैसे पता चलता चला जाएगा, आगे वो बताते रहेंगे। फर्स्ट दो में से कॉमन लेते हैं और लास्ट दो में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आ गया, क्या बचा, तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से क्या बच गया 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, ध्यान रहे मैंने पहले बताया था फिर बता रहा हूँ, कॉमन वही संख्या बाहर ली जाती है जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। 3x में 3 का भाग दिया, x बचा अपने पास 3, 6 में 3 का भाग दिया, कितना आ गया, वरना ऐसे होना चाहिए था कि 3 बाहर ले ली तो अंदर भी 3 ही बचने चाहिए, 6 में से 3 चले गए 3 ही बचे, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। लेकिन ध्यान रहे जो बाहर जो संख्या आती है ना उसका भाग दिया जाता है, समझ रहे हो ना। अब आप अगर मान लीजिए सही कर रहे हो तो आपके जो दोनों कोष्टक है ना ये आपस में बराबर आएंगे, अगर आपने सही नहीं किया तो बराबर नहीं आएंगे। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, क्या क्या बच गया, एक बार तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर 1 वैल्यू तो क्या आ गई, माइनस के 2 उधर जाएगा माइनस का, एक बार क्या वैल्यू आ गई, x बराबर माइनस के, ठीक है। हमारे पास दो मान आ गए, एक x का मान आ गया -2 और एक x का मान आ गया। अब पहली कंडीशन क्या थी अपनी, मूलों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र था, -b बटा है, मान रखो अल्फा बीटा, अल्फा का मान तो आ गया -2 और बीटा का मान कितना आ गया माइनस का, और ये -b का मान कितना आया, बहुपद में देखो b का मान कितना है 5 और a का मान कितना है, सरल कर रहे हैं इसको, -2 और -3 कितने हो गए
और इधर भी क्या आ गया माइनस का, दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे? इसका मतलब ये तो अपनी जांच हो गई, मूलों का योग तो सही आ रहा है। अब क्या ज्ञात करेंगे? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणा क्या हो जाएगा? सी बटा, यही पढ़ा है अपन ने, कोष्टक में लिखना चाहे तो लिख देंगे अपन, क्या अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा अल्फा बीटा -5 माइनस के 2 गुणा -3 बराबर सी का मान कितना है? 6/1 -3 और -2 को गुणा किया तो प्लस के बराबर, ये गुणनफल भी आपस में बराबर है। यहाँ तक अपने को जांच करनी है, बस इतना सा सवाल करना और अपने 3 नंबर आ गए। कर सकते हैं, एक बार इसी को नोट कर लो। तो अपना जो 3.1 चैप्टर है उसका पहला प्रश्न अपन ने सीख लिया। पहले प्रश्न में जो भी दे रखे हैं ना बहुपद, वो सभी आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। गुणनखंड निकालना है, एक बार जोड़ना और एक बार क्या करना है? गुणा। एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। पहला ही दे रखा है 4x² + 8x। ये लो, होगी समस्या। इसमें अचर पद तो दिया ही नहीं, अब गुणनखंड कैसे करें? क्या कर ले? कॉमन ले ले। क्या ले ले? इसका कॉमन ले ले। कॉमन ले लिया, कॉमन क्या आ गया? 4x। 4x बाहर कॉमन आया, क्या बचा? x प्लस यहाँ पर क्या बचा? 2 बराबर, हमने 4x का भाग 8x में देकर देख लिया। 4x का भाग 8x में देते हैं तो कितना बच गया अपने पास? 2। तो एक यहाँ पर 2 गुणनखंड हो गए। एक तो 4x बराबर अपन क्या ले लेंगे? 0, और एक क्या ले लेंगे? x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई? 0/4 बराबर क्या आ गया? और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? -2। हमारे पास 2 मूल आ गए, अल्फा और बीटा का मान आ गया। अल्फा का मान तो आ गया 0 और बीटा का मान कितना आ गया? -2। ठीक है, यही मानते हैं अपन। पहला काम क्या अपना? मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। और -b/a अल्फा का मान कितना है यहाँ पे? 0 और बीटा का मान कितना है? -b का मान बताओ क्या है? b का मान कितना? 8। x का गुणांक भी तो b का मान होता है भाई। abc के जो मान निकालेंगे वो बहुपद से तो निकालेंगे। तो b का मान कितना है यहाँ पर? 8। और a का मान कितना है? सरल करेंगे, -2 बराबर यहाँ पर भाग दो, कितना आ गया? मूलों का योग आ गया -2 बराबर -2। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणा अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा? c बटा अल्फा बीटा गुणा करो, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान क्या है? -2। c का मान बताओ मेरे को। 0 भाई है ही नहीं c अपने पास। c दिख रहा है क्या तुमको? अचर पद दिख रहा है इसमें? नहीं। और अचर पद नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। c का मान 0 और a का मान कितना है? 4। a का मान कितना है यहाँ पे? 4। 0 को 2 से गुणा किया तो क्या आया? 0। और 0/4 क्या हो गया? 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं।
इसी प्रकार से अपने को संबंधों की सत्यता की जांच करते रहना। इसको भी नोट कर लो आप एक। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 3 प्लस 1 इंटू में एक्स बराबर प्लस है प्लस √3 बराबर 0। यहाँ पर तो आपको टुकड़े करने की आवश्यकता ही नहीं, टुकड़े करके दे रखे पहले उसने। एक्स को गुणा कर दो कोष्टक में अंदर, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 3x माइनस एक्स माइनस अंडर 3 बराबर 0। यही हो जाएगा क्या? कोष्टक को उठाएंगे तो अंडर 3 भी माइनस का हो जाएगा और एक भी किसका हो जाएगा? एक्स को गुणा कर दिया अंडर 3 से भी और किससे कर दिया? एक से भी कर दिया। फर्स्ट दो में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा? क्या बचा? एक्स माइनस अंडर 3। लास्ट दो में से क्या कॉमन आएगा बताओ? माइनस का एक। भाई जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वहां पर एक तो आ ही सकता है। यहाँ पर चिन्ह समान है, चिन्ह भी कॉमन आ गया इसका माइनस का एक। माइनस एक बाहर ले लिया तो ये किसका हुआ? प्लस का। ये किसका हुआ? अरे ये प्लस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका? प्लस का। और ये किसका हो जाएगा? माइनस का बराबर 0। दोनों समान आ रहे हैं। एक्स माइनस √3 और एक्स माइनस √3 बराबर क्या हो गया? 0 और एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 0। एक्स का मान एक तो आ गया √3 और एक एक्स का मान क्या आ गया? एक्स के दोनों मान आ गए। पहला काम क्या अपना? मूलों का योग अल्फा प्लस बराबर माइनस बी बटा अल्फा बीटा को जोड़ रहे हैं √3 प्लस 1 माइनस बी का मान क्या है बताओ? माइनस का √3 प्लस 1। माइनस का है नहीं पूरा, और बटे में क्या है? एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो गया? ये भी क्या आ गया? √3 प्लस। अब है मूलों का गुणा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा गुणा करो भाई, √3 को गुणा करेंगे 1 से, सी का मान क्या है? बटे में गुणा किया तो क्या आ गया? √3 बराबर √3। ये मूलों का गुणा फटाफट नोट करो। ये तो था इस प्रकार से संबंधों की सत्यता की जांच करना। अब इसके बाद बहुपद का निर्माण कैसे किया जाता है बताया था सूत्र कक्षा में? बताया था? नहीं बताया? चलो बताते। एक छोटा सा सूत्र उसको याद रखना है और उससे अपन बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। कैसे?
बहुपद की निर्माण करने का सूत्र सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी अच्छे से, फिर से कैसा भी बहुपद आपसे बनवाए आप बना सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल, और बराबर में 0 लगाना ना भूलें। अगर आपने ये पूरा सूत्र लगाया और लास्ट में 0 नहीं लगाया तो गलत होगा, ध्यान रखना है कुछ चीजों का। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, इससे आप किसी भी प्रकार का बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। अपने को क्या क्या दिया होगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। इसको अपन गणितीय रूप में लिखे तो क्या क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस, भाई जोड़ रहे हैं तो योग कर देंगे इंटू एक्स, और ये गुणा हो रहा है तो क्या लिख देंगे बराबर। बहुपद का निर्माण करते समय अगर मान लीजिए आपको पता है कि किसका मान अल्फा और किसका मान बीटा है, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं होता है तो अपन ये सीधा लिखेंगे और इसमें मान रख देंगे, सरल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसमें मान, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया एक बहुपद का निर्माण कीजिए जिसका योग तो दे दिया आपको 3 और गुणा दे दिया 5, और अपने को बहुपद का निर्माण याद करवा रहा। अपन सीधा क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। तो सूत्र लिखने के बाद मूलों का योग कितना दे रखा है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस योग की जगह कितना लिख देंगे 3 इंटू में एक्स, गुणा कितना दे रखा है 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। बोलो बहुपद बना या नहीं, तो इस प्रकार से बहुपद बना सकते हैं। ये सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है। अपना जो दूसरा प्रश्न इसी पर है, चलो एक प्रश्न करते हैं, इसको एक बार नोट कर लो, आप सूत्र को नोट कर लो एक बार। हो गया, अब अपन प्रश्न कर रहे हैं यहाँ से। बोलो कौन सा करो, तीसरा। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक और मूल एक ही बात है, शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। शून्यांकों का योग कितना दिया गया भाई -1/4, और गुणनफल गुणनफल कितना दिया गया है 1/4। सूत्र जानते हैं अपन, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर एक्स स्क्वायर, मूलों का योग कितना दे रखा है इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है बराबर 0। सरल कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 1/4 एक्स हो गए प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम ले ले, बताओ क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। लघुत्तम, लघुत्तम आ गया 4, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 बटा में है। ये संख्या दूसरे तरफ जाएगी तो किस में चली जाएगी भाई, इधर भाग में है तो इधर जाएगी तो गुणा में, पक्षांतरण करेंगे तो, और 4 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा
तो कोई भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये अपना क्या गया बहुपद है। बढ़ा सकते इस प्रकार से।